हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग शुरू करते हैं एडिटोरिया का जो 5,000 प्रश्न आया है ना, 5,000 प्लस, उसका सेकंड पार्ट शुरू किया जा रहा है, यानी कि सेट सेकंड है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या प्रश्न आती है इसमें। देखिए, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीयों को ही लागू है? ठीक है, तो इसमें से सभी लागू है। इसमें से सभी क्या है? भारतीयों को लागू कर दिया गया है, यानी कि अनुच्छेद 15 है, जो अनुच्छेद 15 हो गया, 16 हो गया, 19, सभी को लागू कर दिया गया भारतीयों के लिए, सिर्फ और सिर्फ केवल भारतीयों के लिए। याद रखिए, केवल भारतीयों के लिए, विदेशियों के लिए नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो क्या क्या कथन है अब देखिए इसमें क्या है, विचार करने बोल रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए इसमें क्वेश्चन, उपरोक्त कथनों में से कौन सा गलत कथन को चुनने बोल रहा है। देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्षों का था, नहीं 4 वर्षों का नहीं होता है, 6 वर्षों का होता है। कितना का होता है? 6 वर्षों का होता है। तो ये गलत हो गया। तो जहाँ जहाँ एक है तो काट दीजिए, एक गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष उम्र की आवश्यकता होती है, नहीं 35 वर्ष नहीं होती है, 30 वर्ष होती है, यानी 2 भी गलत हो गया, तो 2 गलत हो गया। नेक्स्ट है, राज्यसभा अस्थाई सदन है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दो वर्षों के में पद मुक्त हो जाते हैं, नहीं 2 वर्षों में तो होते हैं, लेकिन 1/4 नहीं होते, 1/3 होता है। ठीक है, कितना होता है? 1/3, यानी कि सभी के सभी गलत है, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा, सभी का सभी गलत है। अगला है कि धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकता है? तो मात्र 14 दिन तक रोक सकता है। ठीक है, धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकता है? तो 14 दिनों तक रोक सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट है कि कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब, तो क्या होगा देखते हैं। देखिए, वह भारत के कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो और लगातार 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय या न्यायालय में अधिवक्ता हो, मतलब वकील वगैरह हो सकता है। इसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो, नहीं 35 वर्ष उम्र का जिक्र ही नहीं किया गया है, तो सिर्फ 2 गलत हो जाएगा, तो 2 गलत हो गया। ठीक है, तो कौन सही हो जाएगा? तो एक सही है सिर्फ, तो ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाली संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर पारित हो जाना चाहिए? तो मात्र 2 माह के भीतर पारित करना होता है। अगर 2 माह के भीतर पारित कर दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको रद्द मान दिया जाएगा। अगला देखिए, भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? अविश्वास प्रस्ताव मतलब सरकार के खिलाफ प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, तो लाया गया था 1963 में लाया गया था। पहली बार अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? 1963 में लाया गया था। अब एक क्वेश्चन और कि सबसे पहले किसके खिलाफ लाया गया था? तो लाया गया था जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लाया गया था। और एक और क्वेश्चन पूछता है कि सबसे अधिक किसके खिलाफ लाया गया? तो अधिक लाया गया था इंदिरा गांधी के खिलाफ लाया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? तो अनुच्छेद 38 में, कि राज्य का नीति निर्देशक उपबंध होगा, ये 38 में प्रबंध किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि चलैया समिति का गठन कब किया गया था? तो चलैया समिति का गठन किया गया था 1991 में गठन किया गया था चलैया समिति का गठन। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोक उत्पादन और चमड़ा उत्पादन से है? देखिए, कोक और चमड़ा लगभग, मतलब कोक अलग चीज़ है, चमड़ा भी अलग चीज़ है, लेकिन इस क्रांति का नाम दिया गया था भूरी क्रांति। क्या नाम दिया गया था? भूरी क्रांति। यानी कोक उत्पादन और चमड़ा उत्पादन का संबंध किससे है? तो भूरी क्रांति से है। एक धन जो आसानी से विदेशों से आता है, ठीक है, लेकिन आसानी से चला भी जाता है, तो इस प्रकार के धन को क्या कहते हैं? मतलब विदेशों से जल्दी आता है और जल्दी चला जाता है, तो इसको कहते हैं हॉट मनी। कौन सी मनी कहते हैं? हॉट मनी। ठीक है, जैसे डॉलर वगैरह है ना, वो सब हॉट मनी के श्रेणी में आता है। अगला है, गन्ने का उचित और पारस्परिक मूल्य अनुमोदित करता है, यानी गन्ना का जो गन्ना मूल्य होता है ना, इसका निर्धारण कौन करता है? इसका निर्धारण करता है आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति करता है। कौन करता है? आर्थिक मामलों का कैबिनेट समिति जो होता है ना, वही निर्धारण करता है। असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं किया गया था? देखिए, असहयोग आंदोलन में कार्यक्रम नहीं था, सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी, ये शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, बाकी सब शामिल कर लिया गया था, यानी कि सरकारी पदों का त्याग करना भी है, विदेशी माल का बहिष्कार करना भी है, अदालतों में वकीलों का द्वारा बहिष्कार करना था, ये सब शामिल था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? तो 1920 में किया गया था, और जो 22 तक चला था। इसी में चौरा चौरी कांड से संबंधित भी है। दांडी मार्च यात्रा को कब समाप्त कर दिया गया था, यानी किस तिथि को मतलब समाप्ति की घोषणा किया गया था? ठीक है, दांडी मार्च की, तो ये किया गया था 6 अप्रैल 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को। और दांडी मार्च की शुरुआत हुआ था 12 मार्च 1930 को। कब हुआ था दांडी मार्च की शुरुआत? 12 मार्च 1930, आई गुजरात में हुआ था। कहाँ? तो गुजरात में किया गया था। नेक्स्ट है, गांधी के जीवन काल में घटी घटनाओं पर
कालक्रम सही नहीं है। कौन सही नहीं है? देखिए इसमें सही नहीं है, कौन नहीं है? तो भारत छोड़ो नहीं सही में है, ठीक है, क्योंकि 23 मार्च नहीं, इसमें है 8 अगस्त, ठीक है, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है। यानी चौरी चौरी घटना तो 5 फरवरी 1922 सही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 ये भी सही है। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 ये भी सही है। आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में, देखिए ये भी याद रखता है कि आज़ाद हिंद फौज के जो अस्थायी सरकार का सिंगापुर में जो गठन हुआ था, तो किसके द्वारा गठन हुआ था? तो सिंगापुर में गठन किए थे सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। तो कब किया गया था यही पूछा है। तो देखिए 21 अक्टूबर 1943 को किया गया था। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अस्थायी सरकार का गठन कर दिया था। नेक्स्ट है कि सती प्रथा का उन्मूलन कब किया गया और किस नियम के तहत किया गया? देखिए सती प्रथा का उन्मूलन किया गया 1829 में और नियम 17 के तहत किया गया। किसके तहत किया गया? नियम 17 के तहत किया गया। नेक्स्ट है बहावियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर को जाता है? बहावियों के विद्रोह को कौन कुचल दिया था? तो लॉर्ड एलिंगटन प्रथम ने कुचल दिया था, लॉर्ड एलिंगटन प्रथम ने। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि त्रिपक्षीय जो संघर्ष हुआ था उसमें कौन सा शामिल नहीं था? कौन सा राजवंश शामिल नहीं था? तो पल्लव नहीं शामिल था। कौन नहीं शामिल था? पल्लव, यानी कि पाल शामिल था, राष्ट्रकूट शामिल था, प्रतिहार भी शामिल था। तीनों लड़ गया था अपने से, ठीक है, अपने में ही लड़ लिया था सब। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं। इसमें शवों को सिर किस दिशा में रहते थे? देखिए आज भी हम लोग उत्तर की तरफ रखते हैं, ज़्यादातर जो कोई भी व्यक्ति मर जाता है तो उसका सर कहाँ पे रखते हैं? तो उत्तर दिशा में रहते थे। उस समय भी उत्तर दिशा में ही रखा जाता था। अगला है बौद्ध संगीत। देखिए कौन सी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बट गया था, यानी बौद्ध धर्म का 2 भाग हो गया था। तो हो गया था चतुर्थ बौद्ध संघ, जो बौद्ध समिति हुआ था ना, इसमें हो गया था, जो कनिष्क ने करवाया था कुंडनवल में। याद रखिए कनिष्क के द्वारा करवाया गया था, कुंडनवल में करवाया गया था। महावीर को किस नदी के तट पे कैवल्य यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? तो रिजुपालिका नदी पे हुआ था। ये जो आप लोग वैशाली वगैरह जाइएगा तो उधर मिलेगा रिजुपालिका नदी, यहीं पे महावीर का ज्ञान प्राप्त हुआ था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ये थे मखली पुत्र थे। मखली पुत्र गोसाल इनका पूरा नाम है, मखली पुत्र थे, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। किस मुगल शासक के शासनकाल का स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? यानी कि स्थापत्य मतलब जो वस्तु वगैरह बनाया जाता है, जैसे घर का निर्माण वगैरह किया जाता है, तो ये कहा जाता है शाहजहां के शासनकाल को। शाहजहां का शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग माना गया है। मुगल काल में मुहतसिब कौन थे? यानी कि मुहतसिब किसको कहा जाता था? मुहतसिब तो आचरण अधिकारी होते थे, जो आचरण का देखभाल करते थे, इसी को क्या कहते थे? मुहतसिब कहा जाता था। दीवाने अर्ज किस विभाग द्वारा, यानी कौन से विभाग था दीवाने अर्ज? तो सैन्य विभाग था। याद रखिएगा कि दीवाने अर्ज कौन सा विभाग है? तो सैन्य विभाग है। बसावन और दशावन किस शासक के दरबारी चित्रकर्ता थे? ठीक है, चित्रकला थे, यानी कि चित्रकार थे, यानी बसावन और दशावन, ठीक है, तो अकबर के चित्रकार थे। किसके शासनकाल के थे? अकबर के चित्रकार। लेकिन चित्रकारी में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कौन हुआ है? तो जहांगीर हुआ है। कौन हुआ है? जहांगीर हुआ। याद रखिए चित्रकारी के लिए। अगला है मिलान करने वाला है, तो इसमें कह रहा है कि कौन गलत है। देखिए नरोरा उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही है, ये सही ऑप्शन है। कुंडलमन ये गलत है ऑप्शन, कर्नाटक में नहीं है, ठीक है, तमिलनाडु में है। यानी काकरापारा ये भी सही है गुजरात में, तारापुर महाराष्ट्र ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन बी गलत हो जाएगा यहाँ पे। अगला 38वीं समानांतर रेखा किसके किसके बीच है? देखिए उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच 38वीं समानांतर रेखा है। और 49वीं किसके किसके बीच है? तो यूएसए प्लस कनाडा के बीच है। किसके बीच है? यूएसए और कनाडा के बीच है। निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? देखिए अच्छे ईंधन का गुण नहीं है, देखिए इसमें क्या है, कह रहा है का चीज बी ऑप्शन है इसमें सही, कि जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अपशिष्ट और हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए। नहीं, अच्छे ईंधन का है कि जलने के बाद हम कम से कम अपशिष्ट पैदा हो और हानिकारक गैस का कम से कम उपयोग करता हो या निर्माण करता हो, उसी को कहते हैं सबसे अच्छा ईंधन। आगे चलिए। अब देखिए यहाँ पे विटामिन है जो मिलाने वाला है, ठीक है, तो कह रहा है विटामिन B7। तो B7 कैसे संबंधित है? तो बालों के झड़ना से संबंधित है। किससे है? बालों की झड़ना से संबंधित है B7। इसका ऑप्शन ए है आपका, ठीक है। अब देखिए B12 किसके साथ है? तो ये है प्राणिसी अरक्तता होना, यानी कि जो खून की कमी वगैरह हो जाता है ना, B2 के कारण होता है। और ई है, तो ई है बांझपन के कारण होता है। और के क्या है? तो रक्त का थक्का बनाने में काम आता है, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब कह रहा है कि तारों के मध्य दूरी को ज्ञात करने वाला इकाई क्या है? देखिए तारों के मध्य दूरी को इकाई जो ज्ञात किया जाता है वो किया जाता है गैलेक्टिक इकाई से। किससे? गैलेक्टिक इकाई से किया जाता है, ठीक है, प्रकाश वर्ष से नहीं किया जाता, खगोलीय दूरी है बस। निम्नलिखित देखिए निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है?
देखिए तो बहुत कम होता है वर्णधत्ता लोग, ठीक है, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस जिसको कहते हैं ना, ये महिलाओं में कम होता है, पुरुषों में ज़्यादा होता है। महिला वाहक होती है, याद रखिएगा, कौन होती है, तो वाहक होती है। वाहक मतलब होता है कि महिला रोग को ट्रांसफर कर सकती है, इसमें होता नहीं है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर एक प्रोटीन है, ठीक है, हीमोग्लोबिन में लाल रंग के अंदर जो होता है ना एक प्रोटीन होता है, या निम्न में से किसका वाहक होता है। देखिए हीमोग्लोबिन किसको ले जाता है, तो ऑक्सीजन को ले जाएगा, ऑक्सीजन को ले जाकर दहन कर देता है, CO2 बना देता है, यानी कि हो जाता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन किसको ले जाता है, तो ऑक्सीजन को ले जाता है। अगला है, किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान बदले, देखिए कारक का बिना तापमान बदले परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं, ठीक है। बिना देखिए तापमान अगर किसी पर दे दीजिएगा तो बदल जाएगा, लेकिन बिना तापमान बदले ही अगर किसी को आवश्यकता के अनुसार बदल दिया जाए तो उसको कौन सा ऊष्मा कहते हैं, तब उसमें गुप्त ऊष्मा का उपयोग किया जाता है, क्योंकि हर वस्तु में कुछ न कुछ गुप्त ऊष्मा होती है। निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किस में न्यूक्लियस अम्ल नहीं पाया जाता है। न्यूक्लियस अम्ल नहीं किस में पाया जाएगा, तो इसमें पाया जाएगा जीवद्रव्य में नहीं पाया जाएगा, ठीक है, जीवद्रव्य में नहीं पाया जाएगा, यानी केंद्रिका में पाया जाएगा, राइबोसोम में पाया जाएगा, हरित लवक में पाया जाएगा। देखिए ध्यान रखिए, केंद्रिका, राइबोसोम, हरित लवक में न्यूक्लियस पाया जाता है। विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है, तो देखिए विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या माना जाता है। देखिए इसमें ऐसे विटामिन ए का है सबसे ज़्यादा गाजर, ठीक है, लेकिन गाजर ऑप्शन में है नहीं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे, ये विटामिन ए के लिए सबसे फायदेमंद माना जाता है। नेक्स्ट है मिलाने वाला, ठीक है, प्रतिरोध। देखिए प्रतिरोध का क्या हो जाता है, तो ओम हो जाएगा इसका, ठीक है, प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम होता है। विद्युत प्रवाह का एम्पियर होता है, विद्युत प्रवाह का क्या हो जाएगा, एम्पियर। बल का न्यूटन हो जाता है, और पावर का वाट हो जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है। देखिए ज़्यादा घनत्व वाला तत्व नहीं पूछा है, कम घनत्व वाला, इसका हो जाएगा लिथियम, ठीक है, सबसे हल्का भी है और सबसे कम घनत्व भी है, इसलिए इसका देखिएगा मोबाइल फ़ोन के बैटरी में इस्तेमाल भी किया जाता है, बड़े पैमाने पर मोबाइल फ़ोन हो, टेक्नोलॉजी में ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखिए, आगे है, देखिए प्राकृतिक रबड़ के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। देखिए यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है, ये प्राकृतिक बहुलक भी होता है और लोचदार होता है, अगर लोचदार नहीं होगा तो रबड़ हो ही नहीं सकता है वो। 40वां नंबर देखिए कि किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है, उसका रासायनिक गुण क्या होगा नहीं होगा, किसके आधार पर होता है, तो इलेक्ट्रॉन के जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्धारित होता है कि इसका गुण कैसा होगा। तो याद रखिएगा, किसी भी रासायनिक गुण का अगर आपको कैसा गुण है उसका, उस तत्व का, तो पता करना है, तो इसके लिए कौन से संख्या को देखा जाता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या को देखा जाता है, ठीक है। अब देखिए देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है, तो ये है भागीरथी और अलकनंदा पर स्थित है। भागीरथी और अलकनंदा का जहाँ पे मिलन होता है ना, ठीक है, जैसे ऐसे भागीरथी आ रहा है, अलकनंदा आ रहा है, तो इसी को कहते हैं क्या चीज़, देवप्रयाग कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में कर्क रेखा बीचों बीच से गुजर जाती है, यानी कर्क रेखा एकदम बीच से जाती है, तो ये मध्य प्रदेश में जाती है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, हमने कहाँ पे जैव विविधता सबसे ज़्यादा पाया जाता है, देखो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में ज़्यादा पाया जाएगा, ठीक है, जैव विविधता सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें मिलान करने वाला कौन सही नहीं है, देखिए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो मध्य प्रदेश, सही है। रोहिंगला राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, गलत है, तो ऑप्शन यही गलत हो जाएगा आपको। बांदीपुर कर्नाटक में है, सिमलीपाल उड़ीसा में, यानी कि ऑप्शन ए गलत है, सॉरी बी गलत है। निम्नलिखित में से कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है, यानी कि ठंडा जलधारा नहीं है, यही पूछा है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, अगुल लहास हो जाएगा, अगु लहास हो जाएगा, यानी कि बेंगुएला भी है, लेब्राडोर है, अम्बोल्ट है, ये सब क्या है, शीत धारा, यानी कि ठंडा जलधारा है, ठीक है। और अगुलहास क्या है, तो ये गर्म जलधारा है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस नदियों को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, तो दक्षिण भारत की गंगा किसको कहा जाता है, तो कावेरी को कहा जाता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, दक्षिण भारत की गंगा जब रहेगा तो कावेरी, और दक्षिण मध्य गंगा हो जाएगा, ठीक है, दक्षिण खाली गंगा कहेगा, दक्षिण की गंगा तब आ जाएगा ये कौन, गोदावरी, इसको कहते हैं दक्षिण की गंगा, ठीक है। आई है दक्षिण भारत की गंगा, तब कावेरी, और दक्षिण की गंगा गोदावरी। प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर के लिए क्या जाना जाता है, देखिए रिंग ऑफ फायर 2 चीज़ों के लिए जाना जाता है, ठीक है, एक भूकंप के लिए जाना जाता है, एक ज्वालामुखी के लिए, तूफान उफान के लिए नहीं जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी भूकंप और ज्वालामुखी क्या प्रशांत महासागर का जो रिंग ऑफ फायर है उस पर ज़्यादा आता है, ठीक है, इसलिए फेमस है वो। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है, देखिए तकलामकान ये चीन में है, ये सही है। थार भारत में ये सही है। अटाकामा चिली ये सही है। गिब्सन ये अफ्रीका में नहीं है, ठीक है।
ए गलत है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा आपको। अगला कह रहा है कि प्रतिरोधात्मक और संगठनात्मक बेरोजगारी क्या होता है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन है सी। देखिए, व्यवसाय और रोजगार में जो परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना, यानी कि जैसे देखिए कोई आदमी जो होता है ना, एक जॉब छोड़ करके दूसरा जॉब पे जाता है, ठीक है, जाना चाहता है, तो इस दरमियान क्या होता है कि जॉब, या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक कंपनी, दो कंपनी है, इस कंपनी से कोई किसी व्यक्ति को निकाल दिया, ठीक है, और इस कंपनी में ज्वाइन होना चाहता है या निकल करके या किसी भी कारण से, तो जो समय होता है ज्वाइन करने में, मान लेते कि इसमें निकालने में एक महीना बैठ गया, तो इसी को कहते हैं काची, प्रतिरोधात्मक और संगठनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। अगला, न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये दोनों सही है, ठीक है, दोनों सही है। देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति गठन करता है या प्रस्तावित करता है, सही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य लागत आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाता है, बिल्कुल सही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अब देखिए, कुछ जो है ना एडिटोरिया की तरफ से कुछ दिया गया है, ठीक है, जैसे कि हर चैप्टर में कुछ ऐड कर दिया गया है। जैसे देखिए, योग, तो योग का विकास कौन किया था, तो पतंजलि के द्वारा विकास किया गया था। न्याय के द्वारा, न्याय है दर्शन, न्याय दर्शन किसने दिए थे, तो गौतम ने दिए थे। सांख्य कपिल ने दिया था, ठीक है। चार्वाक ने दिया था, ठीक है। अब देखिए, वैशेषिक दर्शन किसने दिया, तो कनाद ने दिया। वैशेषिक दर्शन किसने दिया, कनाद ने दिया। पूर्व मीमांसा किसने दिया, तो जैमिनी ने दिया। पूर्व मीमांसा जैमिनी ने। उत्तर मीमांसा बाद नारायण ने दिया। ये VVI है, ये भी याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आता है। अगला देखिए, यह है आजीवक, ठीक है। आजीवक कौन है, तो मखलीपुत्र घोषाल है। आजीवक संप्रदाय का स्थापना किसने, मखलीपुत्र घोषाल ने किया था। अगला देखिए, अनिश्चयवादी, तो ये है सेठ बिटलीपुत्र है। सेठ बिटलीपुत्र ने क्या दिया, अनिश्चयवादी ने दिया। भौतिकवादी किसने दिया, पखुद कचायन ने दिया। भौतिकवादी किसने दिया, पखुद कचायन ने दिया था। घोर अक्रियावादी किसने दिया, पूरन कश्यप ने दिया। घोर अक्रियावादी किसने दिया, पूरन कश्यप ने दिया। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, ठीक है।